हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। लेते हैं 14 जून की प्रमुख घटनाएं। तो पहला प्रश्न है, सहकार मित्र योजना किसने शुरू की है? सहकार मित्र योजना किसने शुरू की है? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी हरदीप पुरी, डी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी प्रकाश जावड़ेकर। तो इसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू किया गया है। एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेशन डेयरी विभाग द्वारा इसके तहत सहकारी समितियां भी कार्य कर रही हैं। इसे एसआईपी पहल के तहत शुरू किया गया है। किस पहल के तहत? तो एसआईपी पहल के तहत शुरू किया गया है, जिसके तहत उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। हरदीप पुरी शहरी एवं आवास विकास मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर को आपको कमेंट बॉक्स पर लिख भेजना है। हाँ, दूसरी बात, नोट्स जरूर बनाएं जब भी इनको पढ़ने को बैठे, नोटबुक साथ में रखें। तीसरी, आप ये सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे होंगे ए बी डी सी, तो ये रेलवे के अकॉर्डिंग इसका अरेंजमेंट किया गया है। रेलवे अपने एग्जाम में इसी तरह करता है, सीटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ कर देता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। पहले ए है, फिर दूसरे नंबर पर डी है, थर्ड पर बी और लास्ट पर सी है। तो इस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं कि आपकी प्रैक्टिस बने। तो ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। तो यह योजना किसने शुरू की है? यह योजना नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने शुरू किया है। किसके साथ? तो एसआईपी पहल के साथ सहकारी समितियों तथा उसके माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। आवास शहरी विकास मंत्रालय की बात करें तो ये हरदीप पुरी के पास है। स्वास्थ्य और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात करें तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। प्रकाश जावड़ेकर का आपको मंत्रालय लिख भेजना है, कमेंट बॉक्स पर लिखे, लिखना अवश्य शुरू करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? आईएसओ का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, मध्य प्रदेश। तो ये उड़ीसा बन गया है। छात्रावास को आईएसओ का सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा बना है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक हैं। और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल गणेशी लाल हैं। हाल ही में उड़ीसा ने मो प्रतिभा और मो जीवन पहल नामक योजना शुरू की थी। कुछ करंट पॉइंट्स उड़ीसा से सुन लेते हैं, दो महीने के अंतर घटित है। मो प्रतिभा और मो जीवन पहल इसने शुरू की। किसने? उड़ीसा ने ही शुरू की थी। हाल ही में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रफीक मोहम्मद बने थे। कौन बने थे? तो रफीक मोहम्मद यहाँ के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने थे। यहाँ की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर भुवनेश्वर है। कौन सा नगर है? तो सबसे बड़ा नगर भुवनेश्वर राजधानी है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था और यह भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में समुद्री तटरेखा को स्पर्श करने वाला राज्य है। कहाँ पर है? तो यह अरब सागर की बंगाल की खाड़ी पर नजदीक स्थित है। बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करता है और भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये आता है। एक सदनी विधानमंडल है यहाँ पर। कैसा बनना है? तो एक सदनी विधानमंडल है यहाँ पर। विधानसभा की 147 सीटें। कितनी? 147 सीटें। लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 10 सीटें उड़ीसा में हैं। हाल ही में उड़ीसा में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जो जगन्नाथपुरी में स्थित है, इसे 13वीं शताब्दी के आसपास गंग वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। किस वंश के शासक थे? तो गंग वंश के शासक थे। इसे पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चालित कर दिया गया है, सौरीकरण कर दिया गया है। तो ये भी करंट का पॉइंट था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी यहीं पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। विश्व का मिट्टी पर आधारित बांध सबसे बड़ा है और वैसे देखें तो भारत का सबसे लंबा बांध है। यहाँ की प्रमुख नदियों में महानदी और ब्राह्मणी है। कौन कौन सी? महानदी और ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है।
क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? तो उड़ीसा के उत्तर में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। बहुत सारे संसाधन धातुओं से अधातुओं से भरपूर है, इसलिए इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल, भीतरकनिका जैसे प्रमुख यहाँ पर नेशनल पार्क स्थित हैं। इतने पॉइंट्स आप इससे याद रखिए। उड़ीसा से मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल। हाल ही में नवीन पटनायक को पेटा पीपुल एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल संस्था द्वारा इन्हें हीरो एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अनुबंध पर कृषि आधारित सेवाओं को इन्होंने अनुमति दी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर यहीं पर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी तरह से सौर्यकृत कर दिया गया। महानदी ब्राह्मणी नदी यहीं पर है। तो इतने पॉइंट्स आप उड़ीसा से याद रखिएगा। शराब की होम डिलीवरी कराई थी तथा 50% टैक्स भी इस पर इन्होंने लगाया था। प्रसिद्ध खारी झील चिल्का उड़ीसा में ही स्थित है, जैव विविधता से भरपूर है। भीतरकनिका, सिमलीपाल, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में ही स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट है। STREE कार्यक्रम स्त्री किसने शुरू की है? ए हैदराबाद पुलिस, बी पंजाब पुलिस, सी मुंबई पुलिस, डी गोवा पुलिस। तो किसने शुरू की है इस पहल को? तो हैदराबाद पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है महिलाओं के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो हैदराबाद सिटी पुलिस हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा तथा दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य की हैदराबाद पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान घरेलू हिंसा, महिलाओं पर हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए तेलंगाना राज्य ने या हैदराबाद पुलिस ने ये कार्यक्रम स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसकी सिफारिश BN कृष्णा समिति ने की थी। किसी भी राज्य को अलग करने, नामकरण करने, सीमा परिवर्तन करने, सीमा में बढ़ोतरी करने का उल्लेख अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया है। किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी राज्य का नामकरण, सीमा परिवर्तन, सीमा में बढ़ोतरी, कमी आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसने अपनी स्थापना दिवस मनाई और उसी अवसर पर इसने घरेलू हिंसा और महिला दुर्व्यवहार को रोकने के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की। किस कार्यक्रम की? तो स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत हैदराबाद पुलिस ने की है। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। कौन है? तो के चंद्रशेखर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन है। हाल ही में यहाँ पर तेलिया रुमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे GI टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। GI टैग एक प्रकार के जो भौगोलिक उत्पादन होते हैं, उस क्षेत्र के विशेष उत्पाद होते हैं, उनको पहचान देने के लिए दिया जाता है। तेलिया रुमाल एक प्रकार की रंग बिरंगी साड़ी होती है। तो ये याद रखिएगा। तो किसने शुरू किया है? के चंद्रशेखर राव ने शुरू किया है। ये तेलंगाना के पहले CM भी थे। यहाँ पर द्विसदनी विधानमंडल है। कैसा है? तो 2 सदन विधानमंडल यहाँ पर तेलंगाना में है। विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 46 सीटें यहाँ पर हैं। राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं यहाँ पर। राजधानी इसकी हैदराबाद है। कृष्णा नदी पर बना नागा अर्जुन सागर बांध पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। तो 2 बांध आपको भारत में मिले। मिट्टी से बड़ा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? महानदी पर है। कहाँ है? तो उड़ीसा पर है। पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है और इसे नागा अर्जुन सागर बांध भी
कहा गया है। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से रखिएगा। हाल ही में यहाँ पर एक कार्यक्रम और हुआ था, वीएस टनल सैनिटाइजेशन कोविड-19 के लिए लॉन्च की गई थी, सैनिटाइजेशन युक्त एक टनल बनाई गई थी। तो वीएस टनल भी यहाँ की है। प्रमुख नदी कृष्णा गोदावरी है, पक्षी इंडियन रोल और पशु हिरन है। इतने पॉइंट्स आप तेलंगाना से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किसने की है? इंपॉर्टेंट है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी राजस्थान। तो इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार के श्रम में लगे हुए हैं, उनको शैक्षणिक योजना से, शिक्षण पाठ्यक्रम से जोड़ा जाना है। अब बात होती है आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 21A मौलिक कर्तव्य 11, ये दो पहले बात करते हैं फिर बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य 11 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। 21A में भी ये जोड़ा गया। 21A क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अभिभावक या राज्य द्वारा जैसा आधारित किया जाए प्रदान किया जाए। 11 क्या कहता है? प्रत्येक अभिभावक या राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे। तो ये एक कर्तव्य है अभिभावक का, ये बच्चे का अधिकार है। और नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका उल्लेख था, अर्थात तो नीति निर्देशक तत्वों में था। तो इसका मतलब ये राज्य को निर्देश दिया जाता है कि ऐसी व्यवस्था करे। पिता को कर्तव्य दिया जाता है कि वो उनको लेकर स्कूल जाए। और 21A में ये बच्चे का अधिकार है। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अगर बच्चों को बाल श्रम निषेध दिवस पर ये योजना शुरू की जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह योजना धरातल पर नहीं है। अब इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? जब इतनी सारी योजनाएं पहले से ही संचालित हैं, इतने सारे पहले से ही प्रावधान थे, तो बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य, बहुत सारे बच्चे आय की कमी के कारण ये सारे बाल श्रम में लगे रहते हैं। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत लड़कियों को 1200 रुपये प्रतिमाह और लड़के को 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता भी दी जाएगी। साथ में स्कूल के लिए प्रावधान भी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट योजना है। 6 से 8 तक के लिए, फिर 9 से 10 या 12 तक अगर वो पढ़ाई करते हैं तो भी मिलती रहेगी। साथ में 6000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी देगी, जिसके तहत यूपी के अभी 57 जिलों से 2000 बच्चे चयनित किए गए हैं, जिसके तहत इस योजना का लाभ उन्हें दिया जाएगा। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। कुछ प्रमुख योजनाओं में देखें तो हाल ही में इसने कम्युनिटी किचन गूगल की सहायता से शुरू किया था। प्रवासी राहत ऐप, प्रवासी आयोग, हर्बल रोड 800 किलोमीटर इसने शुरू की थी। वर्चुअल अदालत शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना था। 1 लाख कोरोना बेड तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य है। स्वास्थ्य पॉलिसी को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो बहुत सारी चीजें हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख पार्क है। यहाँ का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। तो आप कुछ पॉइंट्स इससे याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताता रहता हूँ, पिछली वीडियो से आप उन्हें कवर करिए। तो अगला प्रश्न लेते हैं। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को हुआ था, उसके अवसर पर शुरू किया गया है, जिसके तहत लड़कों और लड़कियों को ये दिया जाएगा। 57 जिलों में शुरू किया गया है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स लिख दिए गए हैं। आप कुछ पॉइंट्स जो इस पर नहीं लिखे गए हैं, सारे नहीं लिखे जा सकते हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। 2 बार इसे पढ़िए, आपको ये याद हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का बिल्कुल चेहरा सफेद हो जाता है, कुछ लोगों का चेहरा लाल हो जाता है, कुछ लोगों का चेहरा जैसे जलने के पश्चात नहीं हो जाता। ऐसा ही एक रोग है
सारे लोग जले नहीं होते, अचानक से देखते हैं तो बिल्कुल सा कोई सफेद दिखाई देता है जैसे कि अंग्रेज हो। तो वो रंगहीनता एक रोग होता है, वो रोग हो जाता है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस भी मनाया जाता है। रंग का शरीर में निर्धारण कौन करता है? तो मेलानिन नामक वर्णक करता है। कौन सा वर्णक करता है? मेलानिन नामक वर्णक करता है। जब इसकी कमी शरीर में हो जाती है या इसका सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है तब यह बीमारी हो जाती है। तो 13 जून को एल्बिनिज्म दिवस मनाया जाता है। तंजानिया में 70 लोग इससे मारे गए थे, इसके भेदभाव से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब पहले से भी इसके खिलाफ भेदभाव हो रहा था, इन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ रहा था। लेकिन तंजानिया में जब 70 लोगों की इस भेदभाव के कारण मृत्यु हुई तो इसको कई स्तरों पर प्रयास किया गया इस भेदभाव को दूर करने का, और उसी पहल के तहत आगे चलकर इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले ये तंजानिया में मनाया गया था, परंतु उस समय इसको मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम नहीं शुरू हो पाया। इस बार की जो थीम है मेड टू साइन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। 4 मई 2004 को पहली बार एल्बिनिज्म दिवस मनाया गया था। फिर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए सिफारिश की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाने का आह्वान किया, जिसके पश्चात 2015 में 13 जून से पहला या 13 जून से हर वर्ष ये मनाया जाता है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए, इसकी इमेज को, एक सफेद दिखाई दे रहा है, एक लाल दिखाई दे रहा है, आधा चेहरा। तो ऐसे ही व्यक्ति हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल गोरे दिखाई देते हैं, आधा चेहरा गोरा, हाथ भी बिल्कुल सफेद अंग्रेजों की तरफ दिखाई देते हैं। ये इसकी थीम है मेड टू साइन। तो इस रंगहीनता दिवस के प्रति लोगों को जागरूक करना है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और ये रोग किसके कारण होता है? तो शरीर में उपस्थित हार्मोन एंजाइम मेलानिन नामक वर्णक के कारण हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें, फीफा ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है, तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 108वां स्थान फीफा रैंकिंग द्वारा प्रदान किया गया है। फीफा का पुराना पिछले वर्ष भी भारत की स्थिति कितनी थी? 108 नंबर पर ही भारत था। फीफा विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है। इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन है। पहले स्थान पर बेल्जियम रहा, दूसरे स्थान पर फ्रांस और तीसरे स्थान पर ब्राजील था। कौन सा था? तो तीसरे स्थान पर ब्राजील है। इसका मुख्यालय, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है जहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो इतने पॉइंट्स आप फीफा से याद रखिएगा। भारत को 108वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित एकमात्र विज्ञान की पत्रिका कौन सी थी? तो साइंस की दुनिया उर्दू में प्रकाशित भारत सरकार द्वारा एकमात्र पत्रिका थी जो विज्ञान के लिए प्रकाशित होती थी। इसके प्रकाशक आनंद मोहन गुलजार देहलवी थे। कौन थे? तो इसके प्रकाशनकर्ता संपादक आनंद मोहन गुलजार देहलवी थे। इनका हाल ही में परसों निधन हो गया था। तो यह पत्रिका कब से प्रकाशित हुई थी इसकी बात पूछी जा रही है। 75, 2012, 1950, 1991। तो 1975 से साइंस की दुनिया नामक उर्दू विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा था। गुलजार देहलवी की बात करें तो पूरे भारत में उर्दू स्कूल स्थापित करने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। ये उर्दू के मशहूर कवि भी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये स्वतंत्रता से भी संबंधित रहे, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। किसे? गुलजार देहलवी जी को। ये आपके गुलजार देहलवी जी हैं। इन्होंने पूरे भारत में उर्दू स्कूल स्थापित किए। क्या स्थापित किए? उर्दू स्कूल स्थापित किए। साइंस दुनिया जो उर्दू की पहली पत्रिका थी भारत सरकार द्वारा संचालित, उसके संपादक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन NHAI बना, इसकी स्थापना कब हुई थी? NHAI बना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो पहला पॉइंट तो यही बन गया करंट का कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा है? तो NHAI इसका पूरा नाम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण विभाग।
तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। कब हुई? 1998 में हुई। और इसके प्रमुख वर्तमान समय में कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू इसके वर्तमान प्रमुख हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री किसके पास? तो नितिन जयराम गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी के मंत्रालय है। इसका पूरा नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो आप ये भी देख लीजिए, लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि डिजिटल पूरी तरह से निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना? तो NHAI बना है। अगला प्रश्न है, पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? ए हिमाचल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो पंचवटी योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। अब ये पंचवटी योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ लोगों के लिए एक तरह का पार्क बनाया गया है जिसमें वह टहलेंगे, घूमेंगे, व्यायाम करेंगे, और इस तरह के 100 पार्क खोलने की योजना हिमाचल प्रदेश बना रहा है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को कोरोना से लड़ने में सक्षम वैज्ञानिकों ने बताया था, जबकि विश्व स्तर पर जो वैज्ञानिक प्रयोग हो रही है ICMR द्वारा प्रमाणित, वो दवाई HCQ है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवाई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और यह भारत का 18वां राज्य बना था। यहाँ की राजधानी शिमला है जिसे ग्रीन सिटी का दर्जा प्राप्त है। तंबाकू मुक्त भारत का पहला शहर है। लोकसभा की 3 और राज्यसभा की 4 सीटें हैं तथा विधानसभा की यहाँ पर 68 सीटें हैं। यहाँ पर 5 प्रमुख इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सतलज, ब्यास, घग्गर, रावी, चिनाब। कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, घग्गर, रावी और चिनाब यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इसकी द्वितीय राजधानी धर्मशाला है जहां पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का शरण स्थली भी है। तो इतने पॉइंट्स आप हिमाचल से याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स लेते हैं, जगन्नाथ चेदोड़ू योजना किस राज्य में शुरू हुई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जगन्नाथ योजना किस राज्य में ये शुरू हुई थी? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में यह योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। कहाँ पर शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है, जिसके तहत कोविड-19 के चलते अपनी आजीविका को जुटाने में असमर्थ नाई, टेलर, वाशरमैन यानी कपड़े धुलने वाले, इन सभी को एक मुफ्त योजना का लाभ देना है। 10,000 रुपए की सहायता राशि इसके तहत प्रदान की जाएगी। साथ में स्कूल किट भी मुफ्त में देने की योजना बनाई है। स्कूल किट में क्या मिलेगा? बच्चों को 3 जोड़ी ड्रेस, जूते, मोजे, नोटबुक्स आदि सहायता बच्चों को प्रदान की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, ये योजना आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है, इसे आप याद करना है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन लॉन्च किया था, एक्सचेंज लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने। तो भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस को स्थापन यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो 6R के सिद्धांत पर आधारित था। यह पुनः कचरे का पुनर्चक्रण कर उसको उपयोग में लाएगा, ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ था। अब अगर स्टेट की बात करें आंध्र प्रदेश से, तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन अमरावती इसकी राजधानी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन है। इसका गठन 1 नवंबर 1953 को हुआ था। यह भाषाई आधार पर अलग होने वाला देश का प्रथम राज्य भी था। 1953 में अलग हुआ। यहाँ की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है, लेकिन सबसे बड़ा नगर विशाखापत्तनम है। कौन सा है? तो विशाखापत्तनम सबसे बड़ा नगर है। यहाँ विधानसभा की 175 और विधान परिषद की 58 सीटें हैं। लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 25 सीटें हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो सालार जंग संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, चार मीनार, गोलकुंडा किला, हुसैन सागर झील,
तिरुपति मंदिर, जहां हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति है, यहीं पर स्थित है। प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ही है। प्रमुख खेल यहाँ का कबड्डी है। पक्षी नीलकंठ तथा कुचिपुड़ी यहाँ का नृत्य है और पेड़ यहाँ का नीम है। 3 राजधानियों वाला यह देश का प्रथम राज्य है। दुनिया में बात करें 3 राजधानियों वाला देश तो दक्षिण अफ्रीका है। कार्यपालिकी राजधानी विशाखापत्तनम, विधानसभा या न्यायिक राजधानी विधि राजधानी अमरावती, न्यायिक राजधानी कुर्नूल को इसने बनाया है। तो इतने पॉइंट्स हम आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये इसमें लिख दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से, और जो भी नया पॉइंट्स मिले उसे तुरंत नोट करिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे स्टैटिक्स भी क्लियर होता जाएगा। अगला प्रश्न है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान किसे मिला है? शोभा शेखर, कृतिका पांडे, किरण मजूमदार शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये शोभा शेखर को प्रदान किया गया है। कृतिका पांडे को हाल ही में 60 स्टोरीज ऑफ कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया गया था। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन कंपनी की संस्थापक, इन्हें इंटरप्रेन्योर वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है उद्यमी के क्षेत्र में, और ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला भी हैं। ये आपकी शोभा शेखर हैं, जिन्हें ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। यहाँ की राजधानी कैनबरा और मुद्रा डॉलर है। भारतीय संगीत की और ऑस्ट्रेलिया के संगीत संगठन की स्थापना के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक वार्ता हुई, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य कई समझौते हुए, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के यूएनसी में, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन दिया है तथा एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी शामिल करने की सहमति व्यक्त की है। तो इतने पॉइंट्स आप ऑस्ट्रेलिया से याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, जीआरएसई ने कोस्ट गार्ड को आईसीजीएस कनकलता बरुआ पोत सौंपा। यह एफपीवी फर्स्ट पेट्रोलियम वेसल श्रेणी का 5वां पोत था। तो प्रथम पोत कौन सा था? तो देखिए इसमें 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। एक कि हाल ही में बरुआ कनकलता जो पोत भारत को किसने सौंपा है? तो जीआरएसई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड कलकत्ता ने ये सौंपा है। ये एफबी श्रेणी का 5वां और अंतिम पोत था। तो पहला पोत कौन सा था? तो पहला आपका प्रियदर्शनी था, दूसरा एनी बेसेंट था, तीसरा पोत अमृत कौर और चौथा पोत यार्ड 2116 था, जिसे सेशल्स को भारत ने सौंपा था। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा कि 5वां कौन सा है? बरुआ है, पहला प्रियदर्शनी, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा अमृत कौर और चौथा यार्ड 2116 था। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष विपिन कुमार सक्सेना हैं। अभी तक यह 105 पोत कोस्ट गार्ड को सौंप चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, जी 14वां प्रश्न था, 6 लिख गया है, श्री कृष्ण का प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? हाल ही में यह चर्चा रहा। 80 दिन कोविड-19 संक्रमण के कारण इसको बंद रखा गया था। 5 जून को चालू किया गया, परंतु फिर इसमें 12 जून से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसके द्वारपट नहीं खुलेंगे। तो ये किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। गुरुवायूर मंदिर कृष्ण का मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। किस देवता को समर्पित है? तो कृष्ण देवता को समर्पित है गुरुवायूर मंदिर। यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह एक हिंदू मंदिर है जो गुरुवायूरप्पन हिंदू भगवान विष्णु का एक 4 सशस्त्र रूप को समर्पित है। यह किस राज्य में है? तो यह केरल के गुरुवायूर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नौसेना कमान के विशाखापत्तनम के प्रमुख कौन बने हैं? विश्वजीत दासगुप्ता, अनिल किशोर, आभास झा, इनमें से कोई नहीं। तो विश्वजीत दासगुप्ता को इसका प्रमुख बनाया गया है, नौसेना की पूर्वी कमान का। अनिल किशोर एनडीबी में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, भारतीय मूल के हैं, भारत के हैं, तो एनडीबी बैंक में इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। एनडीबी का अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो को, ब्राजील के, उन्हें बनाया गया है। आभास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई समूह के लिए जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का प्रमुख नियुक्त किया है। तो तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में स्थित है, उसके अध्यक्ष कौन बने?
प्रमुख तो विश्वजीत दासगुप्ता बने हैं। अनिल किशोर एनडीबी के उपाध्यक्ष बने हैं। आभास झा विश्व बैंक द्वारा जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो विश्वदास गुप्ता नौसेना कमान के प्रमुख बने हैं। ये आपके विश्वजीत दासगुप्ता हैं जिन्हें नौसेना कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। हाल ही में वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता, एडमिरल कौन है तो करमबीर सिंह इस समय नौसेना के प्रमुख हैं। ये वाइस एडमिरल थे। इन्हें पूर्वी कमान नौसेना प्रमुख विशाखापत्तनम के प्रमुख के रूप में चुना गया है। विश्वजीत दासगुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र थे। उन्होंने 1985 में भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था। कब आए थे तो 1985 में। विश्वजीत दासगुप्ता नेविगेशन और डायरेक्शन के भी विशेषज्ञ हैं, इसीलिए इन्हें पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आज इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, नोट्स बनाइए, डिस्क्रिप्शन से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसका एक बार रिवीजन करिए।